नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज के खबरों में बात होगी राहुल के गूंज से कांप उठा तख्त, उमड़ा भारी जनसैलाब, कांग्रेसियों ने उठाया धरे रह गए सारे हथकंडे की, और बड़े झोल में फंसे मोदी सरकार, बाहर से इंपोर्ट कर रही चीनी एथेनॉल पर सफेद झूठ की। वहीं यूपी से बिहार तक शाह और मंत्रियों का इस्तीफा लेने सड़क पर उतरे लोग, मोदी ने बुलाई मीटिंग की। साथ ही जनजी से जुड़ने बीजेपी ने बनाई टीम, स्मृति ईरानी के नाम से मची खलबली की। वहीं खबर के अंत में बात होगी 12 साल से जमे बीजेपी सांसद मनन मिश्रा की कुर्सी पर संकट, सुप्रीम कोर्ट में एक्शन की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। अखिलेश ने बताई सपा ना टूटने की वजह, बोले घर में ही 5 सांसद, कई मुस्लिम भी एमपी, मुझे सरकारी बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं मिली। सीजेपी से हुई जयपुर में मारपीट, 24 घंटे बाद स्कूल शिफ्ट, ग्रामीण और सीजेपी की एक दूसरे के खिलाफ एफआईआर, रांका बोले दिलावर ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी। गोरखा मुद्दे पर फाइनल डील की तैयारी, शाह की बैठक के बाद एमएचए ने बनाई कमेटी, दार्जिलिंग से दिल्ली तक हलचल तेज। पटना छात्र आंदोलन, रोशन आनंद बोले मेरा पूरा सपोर्ट रहेगा, सभी स्टूडेंट्स एकजुट हों, न्याय सत्याग्रह का आज 5वां दिन, हजारों छात्र धरना स्थल पर बैठे। जयपुर में एनटीए के आयुर्वेदिक और पीजी एंट्रेंस एग्जाम में बिजली गुल, स्टूडेंट्स का हंगामा, परीक्षा रद्द की, 1 सितंबर को पेपर होगा दोबारा। तमिलनाडु सरकार नवजात बच्चों को सोने की अंगूठी देगी, 1,28,000 अंगूठियों के लिए 220 करोड़ का बजट जारी, टेंडर पर विपक्ष ने उठाए सवाल। चोली के पीछे क्या है, गाने पर मार मार के नचवाया, सपा नेता के आरोप पर नए एसएसपी का एक्शन, इंस्पेक्टर समेत 8 पुलिस वाले लाइन हाजिर। पटना में पीएचडी होल्डर्स का प्रदर्शन, बैरिकेडिंग पर चढ़कर नारेबाजी की, 19 दिनों से अनशन कर रहे कुमुद पटेल बोले सरकार चाहती है कि मैं मर जाऊं। डीएमके में नई पीढ़ी की एंट्री का रास्ता साफ, 2 कार्यकाल के बाद छोड़नी होगी कुर्सी, नेताओं के उम्र की समय सीमा तय। नीतीश की विरासत पर उपेंद्र कुशवाहा ने ठोका दावा, जेडीयू और बीजेपी ने किया पलटवार, आरजेडी ने भी मारा ताना। अयोध्या में रिश्वत दीजिए, रामलला के दर्शन कीजिए, ज्यादा पैसे दोगे तो दरोगा भी साथ जाएगा, रील भी बनवाएगा। स्टिंग में देखिए। रेवंत रेड्डी के यूएस दौरे पर केंद्र की नासिरार, भाजपा ने पूछा क्या देश विरोधी लोगों से मिलने जा रहे थे सीएम। गंभीर बोले मेरा काम ट्रॉफी जीतना, लाइक्स व्यूज देखना नहीं, खराब नतीजों पर कहा अभी बदलाव का दौर, उनकी कोचिंग में सिर्फ 9 टेस्ट जीते। रूस से 5वीं पीढ़ी के सुखोई 57 ले सकता है भारत, 100+ सुखोई 30 MKI भी अपग्रेड होंगे, पुतिन के दौरे में डिफेंस डील संभव। अरविंद केजरीवाल का केंद्र पर बड़ा हमला, बोले मोदी सरकार में भारत प्रति व्यक्ति आय के मामले में बांग्लादेश से भी पिछड़ा। सिख परिवारों का राहुल के घर के बाहर प्रदर्शन, पुतला जलाया, सिख बवालों के दोषी सज्जन को हीरो कहने पर नाराजगी, 2 दिन पहले हुआ था निधन। जज भगवान नहीं, हर फैसला सही नहीं हो सकता, विदाई समारोह में बोले जस्टिस संजय करोल। बद्दी में बनी 82 दवाओं के सैंपल फेल, इनमें हृदय रोग, दर्द, बुखार की मेडिसिन भी, सेवन से मरीज की जान भी जा सकती है, देखिए पूरी लिस्ट। ट्रंप ने कनाडा पर 50% टैरिफ लगाया, 3 दिन की बातचीत बेनतीजा, पीएम कार्नी बोले यूएस ने आखिरी समय में शर्तें बदली। चलिए जानते हैं अब खबरें विस्तार से। देश की सत्ता के गलियारों में युवाओं और छात्रों के बढ़ते आक्रोश ने सरकार की नींद हराम करके रख दी है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लेकर बिहार की राजधानी पटना तक सरकार के अहंकारी फैसलों और तानाशाही रवैये और पुलिसिया बर्बरता के खिलाफ लखनऊ में एनएसयूआई ने अमित शाह का इस्तीफा मांगा, तो पटना में शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के खिलाफ हजारों छात्र सड़क पर हैं। सरकार बौखलाई हुई है। क्या कुछ है ये पूरा मामला, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। युवाओं की आवाज दबाने के लिए सरकार हर हथकंडा अपना रही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शनिवार को जब एनएसयूआई के कार्यकर्ता जंतर मंतर पर छात्रों के साथ हुई बर्बरता के खिलाफ राजभवन घेराव निकालने उतरे, तो सत्ता के दबाव में पुलिस ने उन्हें बाबू केडी सिंह स्टेडियम के पास से ही बलपूर्वक रोक लिया। कार्यकर्ताओं की मुख्य मांग केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का तुरंत इस्तीफा था। दिलचस्प
और गंभीर बात यह रही कि इस शांतिपूर्ण मार्च को कुचलने के लिए जो पुलिसकर्मी योगी सरकार ने तैनात किए थे, उनमें से ज्यादातर ने अपनी नेम प्लेट तक नहीं लगा रखी थी, जो सीधे तौर पर नियमों का उल्लंघन और तानाशाही का दिखावा है। पूर्व एमएलसी दीपक सिंह ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा, अगर इतनी मेहनत पेपर लीक रोकने में की गई होती तो आज ये नौबत नहीं आती। उधर बिहार के पटना में गर्दनीबाग में शिक्षक भर्ती परीक्षा, TRE 4 और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली और तानाशाही फैसलों के खिलाफ हजारों छात्रों का न्याय सत्याग्रह 5वें दिन भी जारी रहा। छात्र बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, जिनके झूठे वादों ने छात्रों का भविष्य बर्बाद कर दिया है। सरकार ने आंदोलन को कमजोर करने के लिए TRE 4 का नोटिफिकेशन तो जारी कर दिया, लेकिन छात्रों की मुख्य मांग की PT और मेंस की जगह केवल एकल परीक्षा ली जाए, उसे दरकिनार कर दिया गया। इस आंदोलन को भारी समर्थन मिल रहा है। ज्ञान बिंदु कोचिंग संचालक समेत नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने धरना स्थल पहुंचकर छात्रों की मांगों को जायज ठहराया है। तेजस्वी यादव ने स्पष्ट कहा कि रद्द परीक्षाओं की उच्च स्तरीय जांच हो और सरकार अपना मनमाना रवैया छोड़कर छात्रों की सिंगल परीक्षा और 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की मांग तुरंत माने। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की अध्यक्षता में पार्टी मुख्यालय में जारी नए पदाधिकारियों की बैठक में शामिल होंगे। सूत्रों ने यह जानकारी दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा के बैठक में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। पुणे का AISS PMS कॉलेज ग्राउंड आज छात्रों की गूंज का गवाह बन रहा है, लेकिन इस गूंज को दबाने के लिए भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। शुक्रवार देर रात पुणे के COEP यूनिवर्सिटी हॉस्टल के बाहर ABVP के सदस्यों ने जमकर हंगामा किया। NSUI का सीधा आरोप है कि राहुल गांधी के कार्यक्रम का समर्थन करने वाली छात्राओं को ABVP के सदस्यों ने हॉस्टल में रोककर धमकाया, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि सत्ता के दबाव में काम कर रही पुलिस ने ABVP की गुंडागर्दी पर नकेल कसने की बजाय 50 से 60 NSUI और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर ही केस दर्ज कर लिया। हालांकि इसके बाद भी राहुल गांधी के कार्यक्रम में छात्राओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा। मैदान खचाखच भरा हुआ है। यह पुलिसिया कार्रवाई पदों के सीधे दुरुपयोग का चीता चाकता सबूत है। आखिर बीजेपी सरकार राहुल गांधी के इन छात्र समातों से इतना खौफजदा क्यों है? जवाब उन कड़वे सवालों में है जो राहुल गांधी सीधे सरकार से पूछ रहे हैं। 17 जून को कोटा में राहुल ने उस शिक्षा व्यवस्था की पोल खोली जो युवाओं को सिर्फ डिप्रेशन और टेंशन दे रही है। 17 जुलाई को देहरादून में उन्होंने सरकार के पेपर लीक तंत्र पर हमला बोलते हुए कहा कि 1% बेईमानों की कीमत 99% गरीब और ईमानदार युवाओं को चुकानी पड़ती है। 8 अगस्त को प्रयागराज में राहुल ने सरकार को बेनकाब करते हुए कहा कि युवाओं को ऐसे चक्रव्यूह में फंसा दिया गया है जहां उनसे 21वीं सदी का नशा यानी रील बनाने को तो कहा जाता है, लेकिन रोजगार नहीं दिया जाता। पटना में भी 15 जुलाई को होने वाले कार्यक्रम में आचार संहिता और अन्य प्रशासनिक अड़चनें डालकर उसे रद्द करवा दिया गया था, लेकिन सरकार के सारे हथकंडे अब धरे के धरे रह गए। कांग्रेस आलाकमान ने साफ कर दिया है कि डराने धमकाने से आवाज नहीं दबेगी और इस दौरान पुणे में हजारों छात्राओं का हुजूम उमड़ पड़ा है। राहुल गांधी के छात्रों की गूंज से दिल्ली के तख्त में ऐसी घबराहट है कि अब युवाओं की आवाज दबाने के लिए पुलिस बल और सत्ताधारी दल के छात्र संगठनों को मोर्चे पर उतार दिया गया है। पुणे में राहुल गांधी के कार्यक्रम से ठीक पहले जो पुलिसिया और राजनीतिक हथकंडे अपनाए गए वह साफ बताता है कि जब देश का युवा रोजगार और शिक्षा पर सवाल पूछता है तो सिस्टम कैसे कांप उठता है। क्या है ये मामला, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। देश में महंगाई डायन, अब आम आदमी की चाय और त्योहारों की मिठास दोनों निगल रही है। चाय वाले पीएम के आत्मनिर्भर भारत के दामों की हवा निकल चुकी है। देश के कई शहरों में चीनी के दाम 70 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। नौबत ये आ गई है कि जो भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है, उसे अब विदेशों से चीनी आयात करनी पड़ रही है। सरकार कह रही है कि इसका कारण गन्ने से एथेनॉल बनाना नहीं है, लेकिन इस दावे का सफेद झूठ क्या है, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। महज 3 महीनों में चीनी 40%
50% यानी 19 रुपए प्रति किलो तक महंगी हो गई है। हालात इतने बेकाबू हैं कि सरकार को 9 साल बाद 31 अक्टूबर तक 10 लाख टन रॉ शुगर बिना कस्टम ड्यूटी के विदेश से मंगवानी पड़ रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार से सीधा सवाल दागा है कि ये कैसा आत्मनिर्भर भारत है जहां पेट्रोल में मिलाने के लिए गन्ने को एथेनॉल में झोंका जा रहा है और खाने के लिए विदेश से चीनी आ रही है। इस चीनी संकट के पीछे मोदी सरकार का घोर कुप्रबंधन साफ झलकता है। खराब मौसम, रेड डॉट और भारी बारिश के कारण चीनी का उत्पादन 343 लाख टन के अनुमान से गिरकर 306 लाख टन रह गया था। लेकिन सरकार ने आंखें मूंद कर पहले नवंबर 2025 और फिर फरवरी 2026 में चीनी निर्यात को मंजूरी दे दी। जब तक मई में सरकार की नींद टूटी तो एक्सपोर्ट पर रोक लगी। तब तक 8 लाख टन चीनी देश से बाहर जा चुकी थी। नतीजन देश का चीनी स्टॉक 47 लाख टन से गिरकर 39 लाख टन रह गया। अब सरकार का खाद्य विभाग सफेद झूठ बोल रहा है कि चीनी के दाम एथेनॉल के कारण नहीं बढ़े, जबकि ऑल इंडिया डिस्टिलर्स एसोसिएशन के आंकड़े सरकार की पोल खोलते हैं। पिछले साल 720 करोड़ लीटर एथेनॉल बनाने के लिए 1.33 करोड़ टन अनाज और करीब 25 लाख टन चीनी बनाने लायक गन्ना शीरा खपा दिया गया। इसमें 34 लाख टन गन्ना शामिल था। सरकार की इस दूरदर्शी नीति का नतीजा सिर्फ चीनी तक सीमित नहीं है। अनाज डाइवर्ट होने से महज 3 महीने में गुड़ 24%, चावल 16% और मक्के का आटा 11% महंगा हो गया है। यहाँ तक कि पशु और पोल्ट्री फीड के दाम भी 10% तक बढ़ गए हैं। देश के लोकतांत्रिक और स्वायत्त संस्थाओं पर सत्ताधारी दल के कब्जे को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। अब देश के वकीलों की सबसे बड़ी संस्था बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी बीसीआई भी इस विवाद के केंद्र में आ गई है। पिछले 12 सालों से बीसीआई अध्यक्ष की कुर्सी पर काबिज बीजेपी सांसद मनन कुमार मिश्रा के खिलाफ अब संस्था के भीतर ही बगावत शुरू हो गई है और उनके एकाधिकार का यह मामला सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक पहुंच चुका है। क्या है ये मामला, देखते हैं इस रिपोर्ट में। बार काउंसिल ऑफ इंडिया में सत्ता का रसूख का एकाधिकार अब टूटने की कगार पर है। बीसीआई के सह अध्यक्ष और सीनियर वकील वाईआर सदाशिव रेड्डी ने सीधे तौर पर अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा के इस्तीफे की मांग कर दी है। रेड्डी का स्पष्ट कहना है कि वकीलों के इस प्रतिष्ठित संगठन को अब एक बेहतर नेतृत्व की जरूरत है। संगठन के भीतर से उठे इस बगावत ने मनन मिश्रा की कार्यशैली और सत्ताधारी दल के प्रभाव पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास ने भी इस मुद्दे पर कड़ा प्रहार किया। मिश्रा के वित्तीय फैसलों पर सवाल उठाते हुए दास ने तंज कसा है, मनन मिश्रा जी, आपके लिए खतरे की घंटियां बज रही हैं। इससे पहले लीगल कॉकरोच शब्द के इस्तेमाल को लेकर भी सीजेपी और मिश्रा के बीच तीखी जुबानी जंग हो चुकी है। लेकिन बीजेपी नेता और बीसीआई अध्यक्ष के लिए असली संकट सुप्रीम कोर्ट से आ रहा है। वकील योग माया एमजी ने शीर्ष अदालत में याचिका दायर कर मिश्रा के इस अंतहीन कार्यकाल को चुनौती दे दी है। ध्यान देने वाली बात यह है कि बीसीआई के नियम 12 क्लॉज 2 के तहत अध्यक्ष का कार्यकाल सिर्फ 2 साल का होता है, लेकिन मनन मिश्रा 2012 से इस पद पर कुंडली मारे बैठे हुए हैं। 2014 में कुछ समय के लिए पद छोड़ने के बाद वे फिर अध्यक्ष बने और तब से लगातार काबिज हैं। मार्च 2025 में वे निर्विरोध अपना 7वां कार्यकाल शुरू कर चुके हैं। सत्ता की मनमानी का आलम यह है कि अप्रैल 2025 में एक सरकारी राजपत्र अधिसूचना यानी गैजेट नोटिफिकेशन लाकर मनन मिश्रा का कार्यकाल सीधे 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता ने साफ तर्क दिया कि किसी भी प्रशासनिक आदेश के जरिए संस्था के मूल नियमों को ताक पर नहीं रखा जा सकता। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर नया उबाल आ गया है, लेकिन इस बार निशाना सत्ता पक्ष नहीं है बल्कि मुख्य विपक्षी दल है। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती अचानक आरएलडी प्रमुख और एनडीए सरकार में मंत्री जयंत चौधरी के बचाव में खुलकर सामने आई हैं। अखिलेश यादव के एक बयान से पलटवार करते हुए मायावती ने न सिर्फ समाजवादी पार्टी को घेरा है बल्कि एनडीए के सहयोगी के लिए हमदर्दी भी दिखाई है। आखिर क्या है ये मामला? आखिर अचानक मायावती का एनडीए के पक्ष में यह प्रेम क्यों जगा है? आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में।
उत्तर प्रदेश में जब जनता बेरोजगारी और महंगाई जैसे असल मुद्दों पर सत्ता पक्ष से जवाब मांग रही है, तब विपक्षी दल आपस में ही उलझते नजर आ रहे हैं। विवाद की शुरुआत सपा प्रमुख अखिलेश यादव के उस बयान से हुई जिसमें उन्होंने अपने पुराने सहयोगी और अब एनडीए में शामिल जयंत चौधरी पर तंज कसते हुए कहा कि हमने उनको 54 रुपया बना दिया है। इस बयान पर पलटवार करने के लिए अचानक बसपा प्रमुख मायावती मैदान में उतर आई। मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अखिलेश के इस बयान को अमर्यादित, अशोभनीय और शर्मनाक करार दिया। उन्होंने मांग की कि इस लोकतांत्रिक बयानबाजी के लिए अखिलेश यादव को न सिर्फ जयंत चौधरी से बल्कि स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के परिवार और पूरे जाट समाज से तुरंत माफी मांगनी चाहिए। अपने इस हमले में मायावती यहीं नहीं रुकी, उन्होंने समाजवादी पार्टी को गिरगिट की तरह रंग बदलने वाली और जातिवादी द्वेष से ग्रसित पार्टी बताया। मायावती ने याद दिलाया कि कैसे सपा के अति अहंकारी स्वभाव के कारण 1993 का गठबंधन टूटा, जिसके बाद 2 जून 1995 को उनको मारने की साजिश रचते हुए कुख्यात गेस्ट हाउस कांड हुआ। इतना ही नहीं, उन्होंने अखिलेश के पीडीएफ फॉर्मूले पर भी तंज कसा कि राजनीतिक स्वार्थ के लिए वे कभी पी का मतलब पिछड़ा वर्ग बताते हैं तो कभी पंडितों का हितकारी बन जाते हैं। मायावती ने खुद अपने पोस्ट में लिखा है कि सपा के इसी चाल और चरित्र का चुनावी फायदा अक्सर बीजेपी उठाती रही है। हालांकि जब विपक्ष एकजुट होकर सत्ताधारी एनडीए को उसकी नीतियों पर घेरने की बजाय आपस में ही 54 रुपया और गेस्ट हाउस कांड का इतिहास खंगाल रहा हो, तो बीजेपी के लिए इससे अच्छी और फायदेमंद स्थिति क्या हो सकती है। देश के युवाओं और छात्रों के भारी विरोध के बाद केंद्र की सत्ताधारी बीजेपी अब डरी और हताशा नजर आ रही है। हाल ही में दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए उग्र छात्र आंदोलन और तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से बैकफुट पर आई पार्टी अब जेनजी यानी युवा वोटर्स को साधने के लिए एक नई टीम बनाई है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि युवाओं से जुड़ने वाली इस टीम में स्मृति ईरानी को शामिल किया गया है। तो आखिर स्मृति ईरानी को क्यों शामिल किया गया है, तो क्या है ये पूरा मामला, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। बीजेपी को अब समझ आ गया है कि देश का युवा उनकी नीतियों से खफा है। इसी डैमेज कंट्रोल के लिए शनिवार को दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन की अध्यक्षता में 65 सदस्यीय नई राष्ट्रीय टीम की पहली बैठक हुई। जेनजी को लुभाने के लिए बनाई गई इस खास टीम में विनोद तावड़े, हर्ष सांघवी और ओपी चौधरी के साथ साथ राष्ट्रीय महासचिव स्मृति ईरानी को भी शामिल किया गया है। बड़ा सवाल यह है कि जो नेता खुद अपना चुनाव हार चुकी हों, वो आखिर आज के इस मुखर और सवाल पूछने वाले युवाओं को कैसे प्रभावित कर पाएंगे। रोजगार, पेपर लीक और महंगी शिक्षा जैसे असल मुद्दों पर घिरी बीजेपी ने युवाओं का ध्यान भटकाने के लिए अब वंदे मातरम का सहारा लिया है। बैठक में कांग्रेस कार्य समिति के उस फैसले के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास किया गया जिसमें कांग्रेस कार्यक्रमों में राष्ट्रगीत के केवल 2 पैरा गाने की बात कही है। यानी असली मुद्दों से भागकर बीजेपी फिर से भावनात्मक ध्रुवीकरण की पिच तैयार कर रही है। अब देखने वाली बात होगी जेनजी को स्मृति ईरानी कितनी लुभाती हैं। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब कर ले और बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा ले। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।